हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसके 3 सेट को हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका ने भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम श्रीलंका की, तो इसकी राजधानी क्या है? देखिए, श्रीलंका की 2 राजधानी है। पहली है कोलंबो। कोलंबो जो है ये कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये जो है श्रीलंका की विधायी राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेल्स के खिलाड़ी हैं गैरेथ बेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये संन्यास ले लिए हैं। बात करें हम वेल्स की, तो वेल्स की राजधानी क्या है? तो कार्डिफ जो है वेल्स की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। देखिए, यह रडार डॉपलर प्रभाव पर आधारित है और इसका उपयोग मौसम के पूर्वानुमान और निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें डैश ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। उन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 56वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फुकन को मिला था। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अच्छा, हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 57वां जो अभी हाल ही में दिया गया, 57वां किसको प्रदान किया गया है? ये तो दामोदर मौजे को। ध्यान रखिए, 57वां किससे मिला है? दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह भी ध्यान रखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी अफसर कौन है? तो शिवा चौहान। ऑप्शन ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवा चौहान सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये किस नंबर का था? ये 17 नंबर का था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे हुआ? इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस जो है जो सम्मेलन हुआ है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली जो है इसके क्या थे? मुख्य अतिथि थे। और विशेष अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है इसके विशिष्ट अतिथि थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? यानी इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है नागपुर में किया। नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो कितने बच्चों को? 11 बच्चों को। कितने श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। कौन कौन श्रेणी है? देखिए, कला और संस्कृति, दूसरा है बहादुरी, तीसरा है नवाचार, चौथा है शैक्षणिक क्षेत्र और चौथा है पांचवा है सामाजिक सेवा और छठा है खेल और उत्कृष्टता। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और कितने लोगों को दिया गया? तो 11 लोगों को। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की, इसकी शुरुआत जो है 1996 से हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1996 से हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसकी पुस्तक है? तो धीरेन्द्र के झा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सारे करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, काफी चर्चा में था तो इसको ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया? तो समर्थ किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख पहले इसके भारतीय गवर्नर थे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में कौन इसके गवर्नर है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा है, तो कितने? तो 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। इसके पहले नामीबिया से कितने आए थे? तो 8 चीते आए थे भारत। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका नया आदर्श वाक्य है ऑप्शन ए, भविष्यो रक्षित रक्षिता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। अधिनियम पूछा जाए तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तांगपे चोगा जो है ये बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये मैथ के 5 प्रश्न है, तो इसको आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम से इसका ले लीजिएगा और वहां से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्य में शामिल झूलता बगीचा कहां पर अवस्थित है? विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्य में शामिल झूलता बगीचा ये कहां पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेबीलोन में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेबीलोन से आपको कुछ ध्यान आया? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? पहले हम बात करते हैं फासिस्ट पार्टी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, या इटली से संबंधित है, इटली से। और ये किस रंग की कमीज पहनते थे? तो ये काली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट, काले रंग की कमीज पहनते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, देख लेते हैं। बैंकों का नाम दिए हैं 1955 में आपका किसकी स्थापना हुई थी? तो आपका भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। ठीक है, आप 3 हो जाएगा। जिसे आप कहते हैं आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। और 1964 में किसकी स्थापना हुई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे आप कहते हैं आईडीबीआई। ठीक है, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। और 1982 में किसकी स्थापना हुई थी? एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे भारतीय निर्यात आयात बैंक कहा जाता है। और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी अगला भी मिलान करना है। योजनाएं दिए हैं। प्रथम देख, पंचवर्षीय योजना दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, पहले हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं, तो 1951 से 1956। और किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका सामुदायिक विकास, इसका हो जाएगा दूसरा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से, आप ध्यान सुनिएगा, 1956 से 1961 तक चली थी। और इसका हो जाएगा आपका तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण। इसी के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आपका कितनी बार प्रश्न आ चुका है, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई की स्थापना हुई थी। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1961 से 1966 तक चली थी, 1961 से 1966 तक। और इसका क्या था? आधारभूत उद्योगों का प्रसार था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य।
और चौथी पंचवर्षीय योजना, देखिए इसके पहले जो है अवकाश हुआ था 1966 1969 में से 1969 तक अवकाश था। उसके बाद चौथी की बात करें तो 1969 से लेकर 1974 तक क्या चली थी, चौथी चली थी, और इसका उद्देश्य क्या था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, अब पांचवी की बात करते हैं, सॉरी नहीं, इसका चतुर्थ का था आपका स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, तो 1974 से 1978 चली थी, और इसका हो जाएगा उद्देश्य क्या था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुना करिएगा। अगला प्रश्न है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे आप ICAR कहते हैं, यहां से यह प्रकाशित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। देखिए पंचायती राज में कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय शामिल हैं, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और इसमें 29 क्या है विषय है, और किस अनुसूची में है, तो ये 11वीं अनुसूची में है। अब इसकी बात करते हैं किसके तहत जो है दिया गया, तो आर्टिकल की बात करें 243G, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी जो ग्रह है वो किसके बीच स्थित है। देखिए पहला कौन सा ग्रह, देखिए यहाँ तो सूर्य है, उसके बाद पहला कौन सा सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद कौन सा पृथ्वी है, उसके बाद मंगल ग्रह सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण ग्रह है। तो कह रहा पृथ्वी किसके बीच है, तो पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के बीच है, पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो है बृहस्पति और ये मंगल ग्रह, बृहस्पति और मंगल के बीच कौन सा ग्रह स्थित होता है, क्षुद्र ग्रह, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रिंग ऑफ फायर, इंपॉर्टेंट है ये रिंग ऑफ फायर, आप सभी को पता है, कई बार आ चुका है, तो ये भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, और ये कहां पे है, प्रशांत महासागर में। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। ब्लू ग्रास जो है एक प्रकार की घास होती है, और किस स्टेट को कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है केंटकी को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी केंटकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। संचार उपग्रह, देखिए वायुमंडल की बात करते हैं, पहला कौन सा आता है, पहला क्षोभ मंडल आता है। ठीक है, पहला क्षोभ मंडल, उसके बाद कौन सा आता है, समताप मंडल, उसके बाद आपका मध्य मंडल, उसके बाद आपका आयन मंडल, उसके बाद आपका बहिर्मंडल। तो संचार उपग्रह की बात करें तो ये आयन मंडल में होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट, ऑप्शन डी, हाँ सॉरी सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब क्षोभ मंडल की बात करें हम, देखिए क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, ओस वगैरह, जो ये सब किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में आप ध्यान रखिएगा, इसी में जो है आपका ओजोन परत स्थित है, ओजोन परत इसी में स्थित है समताप मंडल में, और समताप मंडल में आपका वायुयान जो उड़ता है वो समताप मंडल में। मध्य मंडल ये सबसे ठंडा मंडल है, आयन मंडल में संचार उपग्रह। ठीक है, आपसे क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट जो है ये कब बना था, तो ये 2005 बना था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रेरित होते हैं। कई बार प्रश्न आ चुका है कई सारे प्रैक्टिस सेट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका उपयुक्त सभी, यानी ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरोराइमिन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर के काफी प्रश्न शामिल हैं और नए भी शामिल हैं, तो आप इसको ध्यान से पूरा देखिएगा। असत्य का चयन करें, देखते हैं, जो दो जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था, सही है। 3 जगत का हेकल ने दिया था, 4 जगत का पार्डस ने नहीं दिया था, 4 जगत का दिया था आपका कोपलैंड ने दिया था, किसने, कोपलैंड ने 4 जगत का दिया था, और 5 जगत का हिटेकर ने दिया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये तो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं, ये किसने कहा था, तो ये आपका कहा था रुडोल्फ विर्चो ने, किसने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की केंद्रक की खोज की थी। और स्लाइडन और स्वान ने किसकी खोज की थी? तो स्लाइडन और स्वान ने जो है कोशिका के सिद्धांत की खोज की थी। और ल्यूवेन हॉक ने किसकी खोज की थी? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेनुलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? देखिए, श्वेत रक्त कणिका में ग्रेनुलोसाइट्स में कौन सा नहीं आता? आपका लिम्फोसाइट नहीं आता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे यानी डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये क्या करता है? ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? अमरबेल, अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो ये चूसक मूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। अमरबेल जो है ये परजीवी पौधा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करिए। देख लेते हैं, असत्य पूछ रहा है यानी गलत पूछ रहा है, कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, नहीं हरित लवक के ग्रेना में होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और बाकी इस अभिक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था, ये भी सही है। इस अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा संधि कोहनी में पाया जाता है? कोहनी जो होती है इसमें कौन से हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, यानी कब्जा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर है। कब हिंदी में दिया है कब्जा संधि और इंग्लिश में दिया है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। वृक्क, वृक्क का कार्य क्या होता है? मूत्र निर्माण। ठीक है, यकृत का अपकन हो जाएगा यूरिया निर्माण। ठीक है, श्वेत ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? त्वचा में पाई जाती है। और फेफड़ा क्या करता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसका परासरण केंद्र, निम्न में किसे परासरण केंद्र भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा थैलेमस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इसका करेक्ट आंसर हो। थैलेमस को क्या कहा जाता है? परासरण केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलावा निम्न में कौन सा कण अस्थाई है? कौन सा? आप सभी को पता है, प्रोटॉन। ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का होता है, बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9/10वां भाग होता है। देखिए, जो अल्फा किरण होता है ये जो है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। ठीक है, अल्फा, और उसके बाद बीटा आपका होता है 9/10वां भाग, और गामा होता है आपका, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो आपका हो जाएगा आपका क्रुक्स कांच जो है ये परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्रुक्स कांच, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? तो आपका हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला प्रश्न, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है डायनामाइट, ये इसमें कौन सा? ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में प्रश्न, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबल ने इसकी खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तांबे की मात्रा जो है अधिकतम कांसे में होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन से मिलकर बनाता है। पीतल की बात करते हैं, पीतल जो है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो तांबा, जस्ता और निकिल से मिलकर बनता है। गन मेटल ये तांबा, टिन, जस्ता, सीसा से मिलकर बनता है। ठीक, पूछा जाता है ये सब किससे बनता है, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं ये भी पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन? तो भूटान जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूटान। आगे बढ़ते हैं। पायरिला किस फसल का कीट है? पायरिला जो है ये गन्ने का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गन्ने का कीट है पायरिलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण तो डीवीडी जिसे कहते हैं आप, यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी। ठीक है, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्टिकल डिस्क होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है,
इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटना शामिल है? तो इसमें कौन शामिल है? तो ऑप्शन ए अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुना हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो मूल का आधा हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी द्रव की वाष्पन दर, किसी द्रव की वाष्पन दर क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, सही है। चारों ओर वायु के ताप पर भी निर्भर करती है, ये भी सही है। द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ये भी सही है। यानी उपयोग सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पन तो आप सभी को पता ही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। लोलक के जो गोलक होता है उसका वेग कब शून्य होता है? तो आपका हो जाएगा दोनों महत्तम बिंदु पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब किसी संकुचित सिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वह स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? तो यह गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा, बांध में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? बांध के जल में। तो बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, यह भी पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पूछ, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी असाई है? तो ये आपका किसका मात्रक है? तो आप सभी को पता है, त्वरण का मात्रक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वरण का। ठीक है, अगला प्रश्न है, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इटंकी जो है ये कहाँ पे है? नागालैंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये नागालैंड में स्थित है। असम की बात करें, यहाँ कौन सा? नामेरी, काजीरंगा, ओरंग वगैरह यहाँ पे है असम में। अरुणाचल प्रदेश, बहुत ध्यान रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। मणिपुर की बात करें, केबुल लामजाओ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया जाता है, निम्न में किसका लंबाई सर्वाधिक है? देखिए, 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पंजाब है, पंजाब की बात करें, देखिए समझ लेते हैं इसको, अक्सर पूछा जाता है ये। तो आपका सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। और उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और काली और किसके बीच की? काली और तिस्ता बीच की हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और इसके बाद तिस्ता और ब्रह्मपुत्र हिमालय के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसे असम हिमालय कहा जाता है। तो सर्वाधिक लंबाई आपकी जो है नेपाल हिमालय की है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, नेपाल हिमालय। इसी में आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू सब इसी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाग किस राज्य का महिला नृत्य है? फाग जो है ये किस राज्य का है? तो ये हरियाणा का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? कई बार प्रश्न आ चुका है कि किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसलिए कपासी मिट्टी कहा जाता है, इसलिए इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा हमने एडुटेरिया और रुक्मणी प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जैतून की कृषि, जैतून को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो ऑलिव कहा जाता है, तो ऑलिव कल्चर, ऑलिवी कल्चर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो, ऑलिवी कल्चर। वर्मी कल्चर की बात करते हैं, इसमें केचुओं की खेती की जाती है, आप सभी को पता है। मैरीकल्चर इस समुद्र की खेती। मोरिकल्चर ये इंपॉर्टेंट है, तो आइए, इसमें सहतूत के पेड़ की खेती की जाती है, सहतूत के पेड़ की, जैसे रेशम बनता है। देखिए, एक होता है रेशम की कीट का जो पालन होता है उसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और जो पेड़ होता है, इस पे ये रेशम कीट होता है सहतूत, उसको जो है क्या कहा, उसे उसके खेती को क्या कहा जाता है? मोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक, अब भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा मिलती है, आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा, आप सभी को पता है भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। पहले आप तो ध्यान रखिए, मेघालय तो होगा ही, तो ये इसी हिसाब से अगर सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन ए। पश्चिम घाट में होती है, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में और तथा मेघालय में होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, गुप्त संवत जो है ये चंद्रगुप्त ने प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 319 ईस्वी होगा, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यही बात करते हैं, 78 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत हुई थी। और 98 ईसा पूर्व में किसकी शुरुआत हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, विक्रम संवत की, ये सब ध्यान रखिए, पूछा जाता है ये।
अगला प्रश्न है, निम्न में किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया है? कौन सा नहीं किया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, दलित शोषित समाज। इसकी स्थापना जो है काशीराम ने की थी, काशीराम ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली जो है ये नरसंहार था, इसके समय में कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में हुआ था, और इस समय गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अजात शत्रु को किस परंपरा में कुड़िक के नाम से विख्यात है? तो ये जैन में कहा गया, जैन धर्म में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार। देखिए, भारतीय द्वारा पूछ रहा है, तो अंग्रेजी में प्रथम हो जाएगा, प्रथम समाचार प्रकाशित समाचार तो हिंदू पैट्रियार्क था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये किसने किया था इसका संपादन? तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसका संपादन किया था। अगर पूछा जाए भारत का पहला जो है कौन सा था समाचार पत्र, तो बंगाल गजट था। इसके कौन संपादक थे? अगस्टक हिक्की थे। ठीक है, हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी का कौन था? उद्दंड मार्तंड था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? देख लेते हैं। चौसा का युद्ध जो है 1938 में नहीं, 1939 में हुआ था। ठीक है, इसके बीच शेरशाह, सॉरी 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, अगर आपका स्कोर कम आता है तो आप इससे चिंता में मत पड़िएगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? आप सभी को पता है, तुलसीदास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वितास्ता किसका नाम है? तो वितास्ता जो है झेलम का नाम था। विपाशा किसे कहा जाता था? तो व्यास। ठीक है, और अस्कनी चेनाब नदी को कहा जाता था, चेनाब नदी। ये सब ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड है, पूछा जाता है ये। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी जो है ये गारो का विद्रोह था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गारो खासी जयंतियां कहाँ पे हैं? मेघालय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गारो का विद्रोह था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1833 में इंग्लैंड। पूछा जाता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये सभी प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तब जो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय जो है वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, और ये 1919 में पारित हुआ था, और इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन भी लागू हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाइटले कमीशन संबंधित है, ये व्हाइटले कमीशन होगा, तो ये श्रम से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद, यानी कौन सा युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? तो आपका हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस कमेटी की रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा की है? तो ये अरुंडेल समिति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। किसने किया था? कर्जन ने किया था। और इसका जो है रद्द कब किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं? देखिए, इसमें ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन गलत दिया है आपका, सिर्फ हो जाएगा केवल 2। ठीक है, या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ऑप्शन यही 2 गलत हो जाएगा। और बात करें हम संविधान सभा की, संविधान सभा का गठन जो है 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत किया गया था, और उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति आवश्यक है? तो ये राज्य के विधानसभा की आवश्यकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के विधानसभा सदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलान करना है, राष्ट्रपति दी है, उनकी अवधि दी है। देख लेते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक था। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी, तो इनका
था आपका 1977 से 1982, 1977 से 82। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें 1967 से 1969, बीबी गिरी 1969 से 1974। इस हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीडीएफ आप इसको टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में किसके समान है? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के समान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात करें, अगर आर्टिकल की बात करें किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया इस पद का। और जो है वर्तमान में कौन है? वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कहा गया सीएजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे प्रैक्टिस सेट में आ चुका है ये, प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है ये कई बार। तो अध्यक्षता पूछ रहा है कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अच्छा, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है। और इसे बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में कौन आता है? तो आपका हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा आपका भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये प्राथमिक में आता है, ठीक है, ये भी है। और आपका 4 हो जाएगा, 1 और 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट, जिसे आपको हिंदी में कहते हैं समेकित निधि, ठीक है, समेकित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? कौन सा संवैधानिक निकाय यानी जो जिसका उल्लेख संविधान में किया गया? तो आपका हो जाएगा केवल एक, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग जो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये सब 1992, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार ये भी 1993 में। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी 53वें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, 53वां संविधान संशोधन ये 1986 में हुआ था। इसके द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई। अनुसूचित जनजातियों के लिए किसमें व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 330 में। लोकसभा की बात कर रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रेल दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? दर्रे से प्रश्न बनता है, तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखिए, सिपकिल्ला दर्रा भी स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर नाथुल्ला दर्रा स्थित है। उत्तराखंड में नीति, माना, लिपुलेख, लद्दाख में जोजिला। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन है? द एमेच्योर के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड क्लीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 पहुंचते हैं, एबल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? एबल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, सही है। यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। इसे 2001 में से प्रतिवर्ष दिया जाता है, नहीं 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये प्रतिवर्ष जो है 2000 कब से दिया रहा? 3 से दिया जा रहा है, यानी आप ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्से पुरस्कार विजेता है? रेमन मैग्से पुरस्कार जो है एशिया का, इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो चंडी प्रसाद भट्ट, इसे यही जो है इसके चिपको आंदोलन के प्रणेता है, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। इन्हें रेमन मैग्से पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसको सर्वाधिक जो है जोर किसके नेतृत्व में मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? महिला तथा पुरुष जो है कार्फ बॉल में होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, देश दिया, राजधानी दिया है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। यूक्रेन की कीव है, ऑस्ट्रिया की वियना है, चिली की सेंटियागो, यानी सभी सम्मिलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका हुई थी 1954 में। बार का स्थापना 1954 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, नृत्य दिया है। बिहू नृत्य आप सभी को पता है असम में, काला नृत्य जो है ये आपका होता है महाराष्ट्र में, और बैम्बू नृत्य ये आपका बैम्बू नृत्य आपका होता है नागालैंड में, और डांडिया गुजरात में, आप सभी को पता है।
अगला प्रश्न है कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोधी दिवस जो है आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।